गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। 10th क्लास इंजीनियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे नील्स बोर की परिकल्पना। नील्स बोर ने सन 1913 में अपने परमाणु मॉडल की कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। उन परिकल्पनाओं के अनुसार ये बताया गया कि जिन बातों का ज्ञान थॉमसन को, रदरफोर्ड को नहीं था, उन बातों को नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना में प्रस्तुत किया। तो आपने नील्स बोर की 7 परिकल्पनाएं पढ़ी होंगी कि उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र नाभिक होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। उस वृत्ताकार पथ को विविक्त कक्षा, कोष, कक्षक या ऊर्जा स्तर या इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों का हमने उसमें, अब इन जो ऊर्जा स्तर एक कक्षा है, इन कक्षाओं को कोष नाम दिया गया, ऊर्जा स्तर नाम दिया गया, जिसको n के द्वारा दर्शाया जाता है। n मीन्स होता है 1 2 3 4, या हम कह सकते हैं k l m n, n बराबर 1 मीन्स k। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में n बराबर कोष की संख्या है, 1 2 3 4 वैल्यू रख के हम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो प्रत्येक स्थिति में उसके कोण का मान बदलता है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो निश्चित विस्थापन हो रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, जब वेग उसका बदल रहा है तो उसके द्रव्यमान के साथ वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो प्रत्येक स्थिति में बदलने के कारण उनका जो कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई होता है। यहाँ m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, r है कक्षा की त्रिज्या, n कोष की संख्या, h प्लांक नियतांक और पाई का मतलब होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, तो ये सब बातें आपने इसमें पढ़ी। देन आपने रेखीय स्पेक्ट्रम की भी बात की कि रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो ऊर्जा उत्सर्जन से उसके पास ऊर्जा की कमी हो जाती है, और ऊर्जा की कमी होने पर वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर ले, अवशोषित कर ले, तो क्या होगा। यदि इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का अवशोषण कर लिया तो ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के बाद ऊर्जा के उत्सर्जन व अवशोषण के कारण रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब हमने नील्स बोर की परिकल्पना के अंदर पढ़ा। अब हम देखते हैं नील्स बोर ने परिकल्पना देने के बाद भी कुछ कमियां रही। एक बेटा बात ध्यान हमेशा रखना, जो व्यक्ति काम करता है गलती उसी से होती है, कमी भी उसमें ही होती है। जो काम करता ही नहीं है तो कमी कहां से होगी। और गलतियों से ही प्रत्येक इंसान सीखता है, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे साइंटिस्ट। जितनी हम गलती करेंगे उतनी बार हम उसमें इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और वो परिपूर्ण की ओर जाता है। इसलिए कहते हैं बेटा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। गलतियां होती है, कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो वो गलतियां उन साइंटिस्टों ने भी की जो रिसर्च कर रहे थे, जो परमाणु सिद्धांत के बारे में बता रहे थे, तो वो गलतियां उन्होंने भी की। उन्हीं गलतियों को हम दोहराते हैं कि बोर ने जो परिकल्पनाएं दी, मॉडल प्रस्तुत किया, उसकी क्या कमियां थी। तो बेटा आज के टॉपिक में आप डालेंगे बोर मॉडल की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की कमी टॉपिक डालेगा और देखिएगा नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा। सबसे पहली कमी क्या थी, तो यह निश्चित था कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल विकसित किया था उसमें रेखीय स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है, इस टाइप की व्याख्या की जा सकी।
इस मॉडल की कुछ कमियां पाई गई, जिसमें पहली कमी है नंबर 1, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नील्स बोर ने जो व्याख्या की थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या थी। तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु जो प्रतिरूप है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। तो पहली कमी लिखेगा बेटा नंबर 1, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को यह मॉडल स्पष्ट नहीं कर सकता है। स्पष्ट नहीं कर सकता है। दूसरी कमी उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से यह ज्ञात होता है कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों का होता है। एक से अधिक लाइनों का होता है, जिसका कारण बोर मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका, तीसरी कमी लिख देना, यह परमाणु मॉडल रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर सका। तो ये बेटा में इसकी कमियां थी, जिनके बारे में नील्स बोर ने कंप्लीट एक तरह से स्पष्ट नहीं कर सका। तो बेटा अब तक हमने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की, जिसमें आपने पढ़ा जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें आपने पढ़े प्रेक्षण, निष्कर्ष के आधार पर परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। उसके बाद आप बात कर रहे थे मैक्सवेल के परमाणु सिद्धांत, मैक्सवेल के जो सिद्धांत के बारे में। उसके बाद नील्स बोर की परिकल्पनाएं पढ़ी, बोर मॉडल की कमियां। इस तरह इस चैप्टर के अंदर जो परमाणु सिद्धांत का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के 3 पार्ट में परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उन सभी तत्वों के गुणधर्म। तो यहाँ में जो परमाणु सिद्धांत का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद का टॉपिक हम इससे आगे आरंभ करेंगे, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण।
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देखिएगा। सन 1800 की बात कर रहा हूं, यानी 19वीं सदी का जैसे प्रारंभ हुआ, सन 1800 में प्रारंभ में सन 1800 में ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी। 31 एलिमेंट प्रेजेंट इन सिंस 18th सेंचुरी। तो प्रारंभ में सन 1800 में ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी, लेकिन इन सब तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होने के कारण, इन सभी तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होने के कारण इनको स्पष्ट रूप से इनकी व्याख्या, इनका वर्गीकरण नहीं कर सके, क्योंकि ये जो तत्व थे इनके गुणधर्मों की जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं होने के कारण इनको सही तरह से वर्गीकृत नहीं किया गया। अब इन तत्वों के वर्गीकरण के बारे में प्रयास करना वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया। इन वैज्ञानिकों में हम पढ़ेंगे वुल्फगांग डॉवेराइनर, डिमित्री इवानोविच मेंडेलिव एंड हेनरी मोजेले, जिन्होंने तत्वों, और जॉन न्यूलैंड्स। तो इन वैज्ञानिकों ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में सबसे पहले नाम आता है डॉवेराइनर का। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों के विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रयास किया, जिनमें सबसे प्रथम डॉवेराइनर थे। और डॉवेराइनर ने जो वर्गीकरण दिया वो त्रिक के नाम से दिया। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, सबसे पहला वर्गीकरण डॉवेराइनर की त्रिक। अब त्रिक का मतलब होता है 3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो डॉवेराइन के समय तत्वों की संख्या थी 31, ठीक है, और उस समय तत्वों के गुणधर्मों की व्याख्या नहीं थी, जानकारी नहीं थी। फिर भी डॉवेराइन ने 3 तत्वों के समूह बनाए जिनको त्रिक कहते हैं। तो देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले डॉवेराइनर के समय, पहला पॉइंट लिख लें, डॉवेराइनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी। नंबर दो, डॉवेराइन ने 3 तत्वों के समूह बनाए, जिसे त्रिक कहा गया। डॉवेराइन ने 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। देखिएगा कैसे बनाए। उनके समय तत्व कितने थे? 31।
आप देखो डॉबेराइन का त्रिक और कौन से, देखो ये ऐसे त्रिक पहले में उन्होंने स्थापित किया ली ना यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये डॉबेराइन का पहला त्रिक है। डॉबेराइन का पहला त्रिक है। उन्होंने कहा कि इस त्रिक में जो बीच वाला तत्व है, इस बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ऐसा डॉबेराइन ने समझाया। ठीक है। देन दूसरा त्रिक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी ये सर दूसरा जो त्रिक है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तीन त्रिक हैं और तीन त्रिकों में 9 तत्व व्यवस्थित किए, बाकी और तत्वों की कोई जानकारी नहीं। डॉबेराइन ने कहा कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। अब सोडियम का निकालना है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस लिथियम का परमाणु द्रव्यमान बटे 2, क्योंकि औसत निकालेंगे तो औसत में होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस लिथियम का परमाणु द्रव्यमान बटे 2। तो देखिए पोटेशियम का है 39 प्लस 7/2 इक्वल टू 46/2 इक्वल 23। तो यहां पर इसकी वैल्यू आई सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, जो बिल्कुल सही होता है। तो यहां पर एन यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो डॉबेराइन ने अपने त्रिक के अंदर 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया, और इसमें केवल 9 तत्वों को ही व्यवस्थित किया गया। तो तीसरा पॉइंट लिख लेना, 2 आपने लिख ली, तीसरा लिखो। डॉबेराइन के अनुसार त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के योग के बराबर होता है। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे करके उदाहरण आप लिखें तो सबसे पहले तो त्रिक ये बनाया। त्रिक के अंदर 9 कॉलम है। पहले त्रिक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे त्रिक में यानी इसको कहते हैं लीनाक। दूसरे त्रिक में केसर व
कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और तीसरे त्रिक में कलवरी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तीनों त्रिक में आपको उदाहरण पहले त्रिक का बताना है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, पोटेशियम का 39, तो सोडियम का कितना निकलेगा? ये दोनों का औसत निकाला और औसत आ गया 23, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ऐसा लिख लीजिए, कंप्लीट करें यहां तक। तो डॉबेराइन के त्रिक में यानी सबसे पहले वुल्फगांग डॉबेराइनर, पूरा नाम है इनका वुल्फगांग डॉबेराइनर। और वुल्फगांग डॉबेराइनर ने सबसे पहले तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट, यानी ये तो बात की डॉबेराइन की त्रिक की। आप इसमें त्रिक में जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे सेट करना है, डॉबेराइन का त्रिक आएगा, त्रिक लिखो, केवल त्रिक नियम। तो त्रिक नियम में एक लाइन हम ये लिखेंगे कि डॉबेराइन के अनुसार 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा जाता है। त्रिक को किसको कहते हैं? ट्रैड्स। डॉबेराइन के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी और डॉबेराइन ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मेन आधार था त्रिक नियम। त्रिक नियम के आधार पर ही डॉबेराइन ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो जो 31 तत्व थे, उन 31 में से केवल उन्होंने त्रिक के अंदर केवल 9 तत्वों को स्पष्ट रूप से व्याख्या की और अन्य तत्वों के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, अब जब जानकारी नहीं दी, यानी 31 में से 9 तत्व बताए, 22 तत्वों की जानकारी नहीं थी, तो ये उनकी कमी रह गई, मेन कमी। तो हम आगे एक पॉइंट और पढ़ेंगे, डॉबेराइन की कमी। एक छोटा सा हेडिंग डाल दें और यहां लिखें डॉबेराइनर की कमियां या कमी। ठीक है, तो डॉबेराइन ने 31 में से केवल त्रिक बनाए, 3 अन्य तत्वों के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए यह सिद्धांत आगे जाकर अमान्य कर दिया। ठीक है, तो इस कमी में लिख लेना, लिखिए डॉबेराइनर ने ज्ञात 31 तत्वों में से, डॉबेराइनर ने ज्ञात 31 तत्वों में से केवल 3 त्रिक बनाए, केवल 3 त्रिक बनाए, जिसमें 9 तत्वों को व्यवस्थित किया गया, जिसमें 9 तत्वों को व्यवस्थित किया गया। अन्य तत्वों की कोई जानकारी नहीं थी, अन्य तत्वों की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए डॉबेराइन का त्रिक सिद्धांत अमान्य कर दिया गया। त्रिक सिद्धांत अमान्य कर दिया गया। अब देखिए, जो डॉबेराइन ने कमी छोड़ी थी, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए इनके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का प्रारंभ किया, लेकिन उनके समय तत्वों की संख्या हो चुकी थी 56। तो डॉबेराइन की कमियों को देखते हुए न्यूलैंड्स ने अब तत्वों का वर्गीकरण किया। फिर न्यूलैंड्स की कमियों को देखते हुए मेंडलीफ ने अपनी सारणी दी,
उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया और फिर मेंडलीव को कहा गया तत्वों आवर्त सारणी का जनक। लेकिन आज हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, वो सारणी आज हम अध्ययन करते हैं लगभग सन 1913 यानी 107 सालों से जो हम पढ़ रहे हैं वो हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, तो इस डॉबेर आयन के त्रिक में यहाँ बीच वाला तत्व जैसे यहाँ पर सोडियम है तो इन दोनों तत्वों के योग के औसत के बराबर। स्ट्रांसियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान औसत के बराबर है। इसी प्रकार जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान औसत के बराबर है। लेकिन आप केवल एक उदाहरण ये वाला ध्यान रखना, बस एक उदाहरण पूछते हैं जो आपको याद रखना, क्लीन आप। ठीक है, इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। कल हम बात करेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और अष्टक नियम की क्या कमियां थी, क्योंकि अष्टक नियम ने तत्वों को भारतीय संगीत के अनुसार जमाया था, जिसे कहते हैं 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस के आधार पर हम कल बात करेंगे। आज के वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा और जो मैंने बताया उसको आप समझने का प्रयास करें, कोशिश करें, बुक की हेल्प लें और इसी तरह नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।